साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं वेरिएशन से इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का पार्ट 4 वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो को कवर किया है। जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो को कवर नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले कर लें। वो वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसके बाद आप पार्ट 4 वीडियो को कवर करेंगे, तभी आपका चैप्टर का जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो पाएगा, अन्यथा इनकम्प्लीट रह जाएगा। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या साइकोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है जितना इंपॉर्टेंट है वो अदर चैप्टर, इतना सारे चैप्टर आपको दिया गया है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इसलिए फर्स्ट चैप्टर का हर एक थ्योरी को आप याद रखेंगे, हर एक पॉइंट को आप याद रखेंगे। इसलिए सबसे पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो को कवर करेंगे, उसके बाद आप पार्ट 4 वीडियो को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 वीडियो का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है पास मॉडल। ठीक है, तो पास मॉडल का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? प्लानिंग, अटेंशन, सिमुल्टेनियस एंड सक्सेसिव। अगर हिंदी में देखें तो बुद्धि की योजना, अवधान, भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल। तो ये जो मॉडल है पास मॉडल, ये मॉडल बुद्धि के इस मॉडल को जो प्रस्तुत किया है, किसने प्रस्तुत किया है? जेपी दास, जैगनेल और क्रिबी, 3 मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर ये पास मॉडल को प्रस्तुत किया है, जिनका नाम क्या है? जेपी दास, जैगनेल और क्रिबी। कब किया है? 1994 में। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। पास मॉडल को प्रस्तावित करने यानी प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिकों का नाम जो है, 3 नाम है, जेपी दास, जैगनेल और क्रिबी। कब? 1994 में। काफी इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल के अनुसार बौद्धिक क्रियाएं 3 तंत्रों द्वारा संपादित होती है। ये जो पास मॉडल है, 3 साइंटिस्ट हैं यानी 3 मनोवैज्ञानिक हैं, और ये 3 मनोवैज्ञानिकों ने जो मॉडल दिया उनको क्या बोलेंगे? पास मॉडल बोलेंगे। और ये जो पास मॉडल के अनुसार जो है बौद्धिक क्रियाएं कितने तंत्रों? 3 तंत्रों द्वारा संपादित होती है। ये 3 क्रमशः कौन कौन सा है? भाव प्रबोधन या अवधान, योजना निर्माण तथा कूट संकेतन। ठीक है, ये तीनों एक तरह से बौद्धिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा क्या होता है कि एक तरह से बौद्धिक क्रियाएं संपादित होती है। ये तीनों तंत्र है जिनके द्वारा बौद्धिक क्रियाएं क्या होती? संपादित होती है, डन होती है। ठीक है, इन तीनों को मस्तिष्क की प्रक्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ये आपका क्या हुआ? पास मॉडल हुआ। तो चलिए एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़ते हैं। भाव प्रबोधन यानी अवधान यानी अटेंशन जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है? भाव प्रबोधन ये किसी भी व्यवहार की जड़ होती है, किसी भी व्यवहार का जो रूट होता है बिहेवियर का, वो क्या होता है? अटेंशन यानी भाव प्रबोधन या फिर अवधान होता है। क्योंकि यह किसी उद्दीपक की तरह यानी उद्दीपक की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। यह व्यक्ति को सूचना का परिक्रमण करने के योग्य बनाती है। यह आपका क्या हुआ? अवधान यानी भाव प्रबोधन हुआ। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है योजना यानी प्लानिंग। तो ये जो है ये क्या है? एक तरह से यह बुद्धि का एक आवश्यक अभिलक्षण है, यानी एक तरह से सिम्पटम्स है। बुद्धि का आवश्यक लक्षण होनी चाहिए, यानी हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना को प्रभावी बनाते हैं। कोई भी भविष्य में हम लोगों को अगर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है या फिर भविष्य में कोई भी एम को अगर कोई भी अचीव करना है, कोई भी गोल को अचीव करना है, तो हम लोग अभी से क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। तो ये बुद्धि का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अभिलक्षण है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? एक तरह से सिम्पटम्स है। ये है योजना। ठीक है, भाव प्रबोधन या अवधान। उसके बाद योजना क्या होता है इसको हम लोगों ने पढ़ा। पास मॉडल क्या है इसको हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, पास मॉडल आपका हो गया। अब चलिए नेक्स्ट है सहकालिक और अनुक्रमिक प्रकरण। ठीक है, यानी सिमुल्टेनियस एंड सक्सेसिव। तो ये जो आपका 3 यानी पहला क्या है आपका? पहला जो पढ़े हम लोग, पहला क्या पढ़े? भाव प्रबोधन या अवधान, योजना। तीसरा क्या है? सहकालिक और अनुक्रमिक प्रक्रमण। ठीक है, यहाँ येलो कलर दिया है, इससे आप ये नहीं समझेंगे कि टॉपिक चेंज हुआ। मैंने आपको क्या बताया? 3 टोटल। कितना? 3, यानी इन तीनों को मस्तिष्क की प्रक्रियात्मक इकाई कही जाती है। पहला पल, दूसरा पल ये। तीसरा है आपका सहकालिक और अनुक्रमिक प्रक्रमण। ये जो है गिनती सीखना, वर्णमाला सीखना, गुणन सारणी को सीखना आदि अनुक्रमिक प्रक्रमण के एग्जाम्पल है। आपको पूछा जाएगा कि अनुक्रमिक प्रकरण से आप क्या समझते हैं? जैसे कि किसी भी चीज को सीखना, अनुक्रमिक प्रक्रमण, जैसे कि गिनती सीखना, वर्णमाला यानी अल्फाबेट को सीखना, गुणन सारणी को सीखना, यानी जो गुणन सारणी पाए जाते हैं, उसके बाद जो बच्चों में याद कराई जाती है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये क्या है? आपका गुणन सारणी है। तो ये सब जो सीख जो मिलती है यह अनुक्रमिक प्रक्रमण के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? अनुक्रमिक प्रकरण के उदाहरण है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोगों ने तीनों चीज को पढ़ लिया, यानी पास मॉडल को आपको याद रखना किसी भी हाल में, ये तीनों पॉइंटों को याद रखना पास मॉडल का, और पास मॉडल को किसने कब मतलब ये किया, प्रस्तुत किया, ये सारा चीज को आपको याद रखना है। बार बार मैं स्लाइड अप करता हूं क्योंकि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये मैं बता देता हूं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है?
कि संज्ञानात्मक प्रणाली, ये क्या है संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली यानी कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। तो ये जो है दास और नागलिरी ने इस परीक्षण माला को विकसित किया। यह परीक्षण माला 5 से 18 साल तक के व्यक्तियों की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का मापन कर सकती है। इसको क्या बोलेंगे? संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली बोलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया। बुद्धि आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया इंटरेक्शन। तो बुद्धि पर आनुवंशिकता के प्रभाव के प्रमाण मुख्य रूप से जुड़वा बच्चों के अध्ययन से मिलता है। यानी बुद्धि का जो आनुवंशिकता के जो प्रभाव है, बुद्धि पर आनुवंशिकता यानी जो एक तरह से ये होती है आनुवंशिकता जो होती है उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ता होगा ना, उसका कुछ ना कुछ असर पड़ता होगा। तो ये इसका जो प्रमाण मिलता है, असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, इसका जो प्रूफ मिलता है ये किससे मिलता है? जुड़वा बच्चों के अध्ययन से। जुड़वा बच्चों के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तभी पता चलता है कि हाँ बुद्धि का भी यानी बुद्धि पर आनुवंशिकता का भी असर पड़ता है। ठीक है, अब चलिए सहसंबंधी कोरिलेशन क्या होता है, इसी चीज को देखते हुए हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो है ये एक रिश्ता है जो दो प्राणी के बीच संगत के साथ परिवर्तन को दर्शाता है। इसी को क्या बोलते हैं? कोरिलेशन बोलते हैं। प्राणी का नाम लिया गया है, प्राणी में इंसान भी आ जाएंगे और जानवर भी आ जाएंगे, एनिमल्स एंड ह्यूमन दोनों आ जाएंगे। तो ये क्या है? एक ऐसा रिश्ता है, ऐसा रिलेशनशिप है जो किसी भी दो प्राणी के बीच संगत की परिवर्तन को दर्शाता है। उसी को क्या बोलेंगे? सहसंबंध यानी कोरिलेशन बोलेंगे। एक साथ पाले गए समरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धि में 0.90 सहसंबंध पाए जाते हैं। ये आप अंडरलाइन याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक साथ पाले गए समरूप जुड़वा बच्चों में बुद्धि यानी इंटेलिजेंस में 0.9 सहसंबंध यानी कोरिलेशन पाए जाते हैं। क्योंकि दो बच्चा है तो दोनों क्या है? प्राणी है, आपस में संगत तो होगा, ठीक है, परिवर्तन तो होगा। तो यहाँ जो वो दोनों में बुद्धि की जो सहसंबंध पाई जाएगी 0.90 पाई जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है अलग अलग पर्यावरण में पाए गए समरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धि में 0.72 सहसंबंध होता है। अब देखिए यहाँ एक साथ पाले गए, यहाँ क्या था? एक साथ पाले गए समरूप यानी एक जैसा जुड़वा बच्चा को अगर पाला जाएगा, एक साथ उनकी अगर पालन पोषण किया जाएगा तो उनकी बुद्धि में सहसंबंध 0.9। ठीक है, अगर उसको अलग अलग पर्यावरण में पाला जाए यानी अलग अलग पर्यावरण में उसका एक तरह से पालन पोषण किया जाए तो समरूप जुड़वा बच्चों की जो बुद्धि में एक तरह से सहसंबंध पाया जाएगा वो 0.72 पाया जाएगा। कितना? 0.72 पाया जाएगा। अब नेक्स्ट है भ्रातृ जुड़वा बच्चों की बुद्धि में बुद्धि लगभग जो है 0.6 सहसंबंध पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है साथ साथ पाले गए भाई बहनों की बुद्धि में 0.5 सहसंबंध पाया जाता है, मतलब एक जैसा। ठीक है, संगत मतलब एक तरह से भाई बहन अगर दोनों साथ साथ में पाले गए हैं, उनका पालन पोषण अगर एक साथ हुआ है तो उनकी बुद्धि में जो सहसंगत पाई जाएगी, एक तरह से सहसंबंध यानी कोरिलेशन जो पाया जाएगा वो कितना? 0.5। आप और आपके भाई दोनों की एक तरह से पालन पोषण हुआ है। ठीक है, आपके भाई अगर दोनों का पालन पोषण अगर एक तरह से आप अगर किसी के बहन है या फिर भाई है या फिर आपका पालन पोषण किसी भाई या बहन के साथ हुआ है तो आपके बीच जो सहसंबंध पाया जाएगा दोनों के बीच तो वो क्या पाया जाएगा? कितना 0.5 सहसंबंध यानी कोरिलेशन पाया जाएगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताता है कि अलग अलग पाले सहोदरी की बुद्धि में 0.25 सहसंबंध पाया जाता है। कोरिलेशन कितना किसके बीच पाया जाता है इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, इसको याद रखने का प्रयास करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का मूल्यांकन, ठीक है, यानी बुद्धि का मूल्यांकन तो हम लोग पढ़ लिया, बहुत सारा चीज पढ़ लिया। पार्ट 1 में पढ़े बुद्धि का मूल्यांकन, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में भी पढ़े और पार्ट 4 में भी कुछ पॉइंट दिया गया है जिसमें क्या किया गया है कि बुद्धि का मूल्यांकन यानी एक तरह से क्या किया गया, वो मतलब मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन किया गया है किसका? इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो बुद्धि का मूल्यांकन सबसे पहले 1905 में अल्फ्रेड बिने और थियोडोर सारमन ने औपचारिक रूप से बुद्धि के मापन का सफल प्रयास किया। यानी औपचारिक यानी फॉर्मली उन्होंने प्रयास किया कि बुद्धि को कैसे मापा जाए। कौन? अल्फ्रेड बिने और थियोडोर ने। कब? 1905 में। ठीक है, 1908 में अपनी मापने का संशोधन करते समय उन्होंने मानसिक आयु यानी मेंटल एज को संपर्दय दिया। किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। मानसिक आयु यानी मेंटल एज जो है ये क्या है कि ये व्यक्तियों का नहीं, ये जो है ये क्या है, ये व्यक्ति का बौद्धिक विकास पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, उसी को क्या बोलते हैं? मानसिक आयु बोलते हैं। जिस व्यक्ति का बौद्धिक विकास ज्यादा होगा उसकी मानसिक आयु बहुत अच्छी होगी। अगर जिस व्यक्ति का बौद्धिक विकास कम होगा तो वहां हम ये समझेंगे इसकी जो मानसिक आयु है, मेंटल एज जो MA है वो क्या है? कम है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया
जाता है कि 5 साल का बच्चा यानी 5 साल का बच्चा उस कार्य को कर लेता है जो 8 साल के व्यक्ति का है, तो यहाँ बच्चा का मानसिक आयु 8 साल हो जाएगा और उसका जो एक तरह से रियल एज है वो क्या हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा। ठीक है, यानी मानसिक आयु उस चीज पर डिपेंड करता है, जिस काम को वो करते हैं उस चीज पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के रूप में लिया गया ना यहाँ कि 5 साल का बच्चा उस कार्य को कर लेता है जो 8 साल का बच्चा का काम है, तो वहां जो 5 साल का बच्चा का जो मानसिक आयु हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 साल हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, मानसिक आयु बोलते हैं, यानी मेंटल एज बोलते हैं। अब देखिए कालानुक्रमिक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज, CA जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, तो यह जो आयु है यह आयु जन्म के बाद ही मतलब जन्म के बाद बीत चुकी अवधि के बराबर होती है, यानी जन्म से ही यह आयु स्टार्ट हो जाता है। रियल एज में जो हम लोग बात करते हैं आपकी आयु कितनी है, हमारी आयु कितनी है, तो ठीक है, तो ये जो आयु है इसको क्या बोलते हैं, कालानुक्रमिक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। ठीक है, जो आयु की हम लोग दैनिक जीवन में बात करते हैं उसी को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। हाँ, लेकिन मानसिक आयु अब तो समझ लिया, मानसिक आयु अलग होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है 2010 में जन्मे बच्चे का CA 2015 में 5 साल हो जाएगा। ठीक है, 2005 में जन्म लिया तो 2015 में 5 साल हो जाएगा उसका एज ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, कालानुक्रमिक आयु। यानी अर्थात यह एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया गया है और लाइन में यह वास्तविक आयु है जिस आयु की हम लोग दैनिक जीवन में बात करते हैं जी। ठीक है, ये कोई दूसरा आयु नहीं है। हाँ, लेकिन ये मेंटल आयु आपको याद रखना है, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज काफी आसमान जमीन का अंतर है, फर्क है। अब चलिए बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ये कैसे निकाला जाता है। IQ हम लोग सुनते हैं IQ कम है, किसी का IQ ज्यादा है, तो ये जो 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का संपर्क दिया, ये जो मतलब फॉर्मूला दिया बुद्धि लब्धि निकालने का, मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुना 100। ठीक है, यानी IQ बराबर MA/CA × 100। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, किसी भी हाल में बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुना 100, यानी MA/CA × 100। MA आपको जस्ट यहाँ आपको बताया गया MA कितना होता है। ठीक है, MA हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा, मानसिक आयु, उसके बाद CA भी पढ़ा। ठीक है, ये दोनों का अनुपात निकालेंगे, मानसिक आयु बटे क्या करेंगे, कालानुक्रमिक आयु इंटू 100 कर देंगे, तो वहाँ क्या निकल जाएगा, बुद्धि लब्धि निकल जाएगा। और ये फॉर्मूला जो दिया था 1912 में विलियम स्टर्न ने दिया था ये फॉर्मूला को, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब चलिए ये फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग बुद्धि लब्धि निकालते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में यह लिया गया है, एक व्यक्ति जो 15 साल का है और 20 साल के व्यक्ति के काम को कर लेता है, तो उस व्यक्ति का IQ ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं कि वो 20 साल के व्यक्ति का काम कर लिया जबकि वो 15 साल का है, तो मेंटल एज उसका कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा ना, यानी मानसिक आयु उसका क्या हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा मेंटल एज। और CA कितना हो जाएगा, CA यानी रियल एज जो हम लोग दैनिक जीवन में बात करते हैं वो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो और फॉर्मूला क्या है IQ निकालने का, IQ बराबर MA/CA × 100, तो MA कितना है 20 है बटे 15 करेंगे क्योंकि CA जो है 15 है, इंटू 100 कर देंगे तो टोटल कितना निकल जाएगा, 133.3 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा, IQ निकल जाएगा बच्चे का, यानी ये IQ निकल गया आदमी का, वो व्यक्ति का। ठीक है, इस तरह से हम लोग IQ निकालते हैं, मानसिक जो बुद्धि लब्धि है उसको हम लोग निकालते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी जनसंख्या के IQ प्राप्तांक का माध्य जो होता है वो 100 होता है, यानी किसी भी जनसंख्या का IQ प्राप्तांक का जो माध्य होता है, जो रेंज होता है, एवरेज रेंज जो होता है वो कितना होता है, 100 होता है। जिन व्यक्तियों का IQ प्राप्तांक जो है 90 से 110 के बीच होती है उन्हें सामान्य बुद्धि वाला कहा जाता है। 70 से कम वाले बौद्धिक आशक्तता, 70 से कम वाले को क्या बोलते हैं, बौद्धिक अशक्तता से प्रभावित तथा 130 से अधिक IQ प्राप्त करने वाले व्यक्ति को असाधारण रूप से प्रतिभाशाली समझे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली यानी इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड IQ जो है उसका 130 से अधिक होगा। यहाँ जो IQ निकाले व्यक्ति का, तो इसका ये क्या हो जाएगा, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, बौद्धिक रूप से बहुत ही प्रभावशाली हो जाएगा। यानी बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली किसको बोलेंगे, IQ जिसका 130 से अधिक होगा। बौद्धिक रूप से अशक्त यानी डिसेबल किसको बोलेंगे, IQ जिसका 70 से कम होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अध्ययन 1925 में उस समय प्रारंभ हुए जब लेविस टर्मन ने 130 या उससे अधिक IQ वाले 1500 बच्चों का जीवन का अभिलेखन किया, उसी समय प्रारंभ हुए। ठीक है, यह याद रखेंगे, प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अध्ययन 1925 में शुरू हुआ, उस समय शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ जब लेविस टर्मन कौन है, एक मनोवैज्ञानिक है। लेविस टर्मन ने 130 से अधिक IQ वाले 1500 बच्चों का जीवन का अभिलेखन किया, तभी मतलब शुरू हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोहो यानी ब्लॉक डिजाइन।
तो ये जो है ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, इसमें क्या होता है कि लकड़ी के कई घनाकार गुटके होते हैं और परीक्षार्थी को दिए गए समय के अंतर्गत गुटकों को इस प्रकार बिछाना पड़ता है कि उनसे दिया गया डिजाइन बन जाए। ठीक है, उसके हाथ में बहुत सारे लकड़ी के गुटके दे दिए जाते हैं और चित्र भी दे दिए जाते हैं कि इस चित्र के अनुसार ये सब गुटके को सजाओ। तो इसको क्या बोलते हैं, यानी कोह के ब्लॉक डिजाइन परीक्षण बोलते हैं। 1930 में एम एस मोहसिन ने हिंदी भाषा में बुद्धि परीक्षण के निर्माण का प्रयास करके एक पथ प्रदर्शक का कार्य किया है। ठीक है, हिंदी भाषा में भी बुद्धि निर्माण यानी बुद्धि परीक्षण का मतलब एक तरह से बहुत सारे एक तरह से सिद्धांत निकल गए हैं। C.H. राइस ने बीने यानी अल्फ्रेड बीने के बुद्धि परीक्षण को पंजाबी और उर्दू भाषा में मानकीकृत करने का प्रयास किया। ठीक है, हिंदी में कौन, एम एस मोहसिन 1930 में, और हिंदी पंजाबी और उर्दू में किसने मानकीकृत करने का प्रयास किया है, किसके सिद्धांत को, बीने के बुद्धि परीक्षण को C.H. राइस ने। महलानोबिस ने बीने के परीक्षण को बंगाली भाषा में मानकीकृत करने का प्रयास किया। ठीक है, ये बंगाली भाषा में, ये उर्दू और पंजाबी में, ये हिंदी में। ठीक है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, लॉन्ग और मेहता ने एक मानसिक मापन पुस्तिका प्रकाशित की जिनमें भारत की अलग अलग भाषाओं के उपलब्ध 103 बुद्धि परीक्षणों की सूची है, लॉन्ग और मेहता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया और अफ्रीका के अनेक समाजों में तकनीकी बुद्धि को महत्व नहीं दिया जाता है। यह बुद्धि बच्चों की मानसिक विकास में सहायक होती है। एशिया और अफ्रीका में तकनीक यानी अनेक समाजों में, इसलिए तो पीछे है, इसलिए तो गरीबी है। एशिया और अफ्रीका में जो मतलब अनेक समाजों में तकनीकी बुद्धि जो होती है उसको मतलब कोई प्रायोरिटी दी ही नहीं जाती, उसको कुछ समझा ही नहीं जाता। और ये जो है बुद्धि बच्चों के मानसिक विकास में सहायक होते हैं। मानसिक विकास कैसे होगा, इसलिए वही मतलब होता है, गरीबी है, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गरीबी है। हर एक चीज़ को समझेंगे, हर एक चीज़ को अप्लाइड करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे कोई भी देश। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है समाकलित। ये क्या है, समाकलित बुद्धि यानी इंटीग्रल इंटेलिजेंस। ये क्या होता है कि तकनीकी बुद्धि के संप्रत्यय के विपरीत भारतीय परंपरा में बुद्धि को जिस प्रकार समझा गया है उसे समाकलित बुद्धि कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, याद रखेंगे समाकलित बुद्धि का जो डिफिनेशन है वो एक ही लाइन में आपका दिया गया है। तकनीकी बुद्धि के संप्रत्यय के विपरीत यानी तकनीकी बुद्धि जो भी मतलब टेक्नोलॉजी वाला बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, उसके उल्टा भारतीय परंपरा में बुद्धि को जिस प्रकार समझा जा गया है उसे क्या बोलते हैं, बुद्धि यानी समाकलित बुद्धि बोलते हैं, समकालित बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, यानी इंटीग्रल इंटेलिजेंस। सिंपल सी बात है, भारतीय परंपरा में बुद्धि को जो समझा जाता है उसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल इंटेलिजेंस बोलेंगे, जिसमें समाज और संपूर्ण वैश्विक पर्यावरण से व्यक्ति के संबंधों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। जिसमें क्या होता है, इसमें समाकलित बुद्धि में समाज और संपूर्ण वैश्विक पर्यावरण से व्यक्ति के संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता है। अब देखिए बुद्धि हम लोग देखते हैं, बुद्धि का बहुत सारा डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन फिर भी लास्ट में हम लोग बुद्धि का और एक डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। बुद्धि शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्ति की अपने परिवेश की समझने की क्षमता से, विवेकपूर्ण चिंतन करने से और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने से है। यानी बुद्धि जो है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई मतलब मुसीबत आ जाए, उस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए, उस मुसीबत से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, समाधान पाने के लिए जो भी संसाधन है उसका आप विवेकपूर्ण यानी अच्छा तरह से इस्तेमाल करते हैं। कितना अच्छा तरह से इस्तेमाल करते हैं, कितना बेहतर ढंग से इस्तेमाल करते हैं, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका बुद्धि हुआ। तो आपका चैप्टर 1 साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं का जो थ्योरी है वो क्या हो गया, एंड हो गया। ठीक है, बहुत बड़ा थ्योरी था। टोटल जो पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये पार्ट 4 वीडियो है। पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 3 वीडियो को कवर करेंगे। और लास्ट में क्या लिखा हुआ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे विनती की जाती है, अगर आप इंटर की अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, हर एक सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराई जाती है, बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर दें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। और फिर मैं बोलता हूं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो लिंक है इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि बुद्धि, समाकलित बुद्धि, उसके बाद क्या होता है C.H. राइस, उसके बाद महलानोबिस ने मतलब क्या किया कि बंगाली भाषा में बुद्धि परीक्षण को, बीने के परीक्षण को मतलब उनको ट्रांसलेट करने का कार्य किया है। M.S. मोहसिन ने 1930 में हिंदी भाषा में बुद्धि परीक्षण के निर्माण करने का प्रयास किया है। IQ कैसे निकाला जाता है, ठीक है, बुद्धि क्या है, कालानुक्रमिक आयु, मानसिक आयु क्या है, बुद्धि का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, सहसंबंध क्या है, उसके बाद संज्ञानात्मक संबंध क्या है, योजना उसके बाद क्या है, उसके बाद पास मॉडल को हम लोगों ने पढ़ा था इस बुद्धि के अनुसार, यानी जो बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत पढ़ा था हम लोगों ने।
उसके बाद उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बुद्धि है, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने जो दिया था उसके अनुसार टोटल बुद्धि जो है टोटल 8 प्रकार के होते हैं, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, बुद्धि संरचना मॉडल क्या होता है उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्थर जेनसन ने जो बुद्धि का जो ऑर्डरली मॉडल जारी किया, प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत क्या होता है, सामान्य कारक और द्विकारक सिद्धांत क्या होता है, उसके बाद एक कारक सिद्धांत क्या होता है, मनोमितिक उपागम और सूचना प्रकरण उपागम क्या है, बुद्धि के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को क्या समझा, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने बुद्धि को किस रूप से परिभाषित किया, परीक्षण क्या है, व्यक्ति अध्ययन क्या है, आत्म प्रतिवेदन क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है, साक्षात्कार क्या है, यानी मूल्यांकन की विधि है, मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, बुद्धि क्या है, मूल्य क्या है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी किसको बोलते हैं, अभिरुचि इंटरेस्ट, अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्थितिवाद, व्यक्तिगत भिन्नता, परिचय। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का चैप्टर फर्स्ट मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता का पूरा थ्योरी एक्सप्लेनेशन एंड हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो क्वेश्चन आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग बने रहिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।